हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हंकी डोरी में। तो आज हम बात करेंगे बिहार के रियलिटी के बारे में। बिहार की एक्चुअल स्थिति क्या है, बिहार की कंडीशन क्या है इस समय, उसके बारे में। वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी का कहना है कि वो बिहार में गुड गवर्नेंस और प्रोस्पेरिटी मीन्स सुशासन और तरक्की की सरकार बनाए रखे हैं पिछले 15 सालों में। लेकिन हमारे देश के ही कुछ सरकारी विभाग द्वारा जारी किया गया कुछ डेटा, वो एक्चुअल सच्चाई बिहार की क्या बताता है, मैं उसके बेसिस पे आज इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये आर्टिकल द हिंदू के न्यूज़पेपर में छपा है, जिसमें बिहार की स्थिति क्या है उसके बारे में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बिहार में जो स्थिति बनी हुई है इस समय, वो बहुत ही दयनीय है। वो इस आर्टिकल के माध्यम से आपको मैं बतलाऊंगा कि किस प्रकार की स्थिति बिहार में इस समय है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्थिति क्या है कि बिहार में सबसे पहले मैं एक स्थिति के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, जो कि हमारी सरकारी विभाग डेटा जारी करती है। इसमें हुआ क्या, 2011-12 का सेशन और 2018-19 तक के सेशन, इसके बीच के जो भी सेशन थे, मीन्स 11 से और 19 के बीच में हमारी कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट केवल और केवल 6.61% रही। जबकि बाकी स्टेट और यूटीज यूनियन टेरिटोरीज के एवरेज को निकाला जाए तो उनका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 7.73% रहा। ये स्थिति है बिहार की, जो कि बहुत कम एक परसेंटेज बोला जाए तो उसके 7.73% के कंपैरिजन में 6.16% बहुत ही कम है। फिर अब मैं बात कर लेता हूँ 2018-19 में बिहार की जो एक्चुअल कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट रहा, वो केवल और केवल 4% रहा दोस्तों। जबकि देश के अदर स्टेट्स और यूनियन टेरिटोरीज के एवरेज कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कितना रहा, 5.61%। तो ये स्थिति है हमारे बिहार की। अब मैं बात करूँगा दूसरा मुद्दा क्या है, पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम बिहार में क्या है, क्या स्थिति है उसकी, दोस्तों मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो पर कैपिटा इनकम के बारे में आज हम बात करेंगे। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से पूरे देश में बिहार की पर कैपिटा इनकम सबसे कम है। बिहार की पर कैपिटा इनकम पूरे देश में 2011-12 में ओवरऑल जो एवरेज है उसका 26.1% जो था वो पर कैपिटा इनकम था बिहार का, जो कि 2018-19 में घटकर 23.48% हो गया पूरे बिहार का ओवरऑल एवरेज का अगर देखा जाए तो। ये स्थिति 2004-05 में नीतीश कुमार जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके उन्होंने टेक ओवर किया गवर्नमेंट को, उसके पहले जो बिहार में पर कैपिटा इनकम की जो स्थिति थी वो थी 26.48%, जो कि बहुत ज़्यादा होता है अगर कंपेयर किया जाए 23.48% से। तो ये स्थिति पे आ गया है बिहार। अब मैं इसमें बात करूँगा गरीबी के बारे में कि कैसी गरीबी है बिहार में, कितनी बड़ी है गरीबी, उसके बारे में। तो गरीबी की अगर बात किया जाए तो नेशनल सैंपल सर्वे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का रिपोर्ट है, जो कि ये बताता है कि 11 से लेके 18 के बीच में जो बिहार में गरीबी बढ़ी है वो 17% बढ़ी है, और वो टोटल ओवरऑल कितना हो गया है, 50.47%। क्या इसी को तरक्की बोलते हैं? क्या यही है तरक्की बिहार की? नहीं, इसको तरक्की मेरे हिसाब से तो नहीं बोला जाता है।
फिर मैं अब बात करने वाला हूँ कि कर्ज, लोन, ये सब क्या हुआ 2005 के बाद, उसकी उस स्थिति के बारे में। तो उसमें क्या हुआ कि 2005 के बाद जो भी बिहार ने कर्जा लिया या बिहार पे जो भी बर्डन बढ़ा, जो भी कर्ज बढ़ा, वो 375% बढ़ गया है दोस्तों 2005 के बाद। 2005 के बाद 375% बढ़ गया है। हमारे बिहार के कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, जो कि बिहार के हैं, ऑडिट के एक ऑफिसर होते हैं, हर फाइनेंस सेक्टर में कंट्रोलर ऑडिटर जनरल हर गवर्नमेंट की होती है। तो उनके हिसाब से क्या कहना है कि 80 से 85% जो हमने उधार लिया, किस मकसद से उधार, कोई भी गवर्नमेंट किस मकसद से उधार लेती है, ताकि वो अपने स्टेट का डेवलपमेंट कर सके। जो हमने उधार लिया उस उधार में से 80 से 85% हमने उन पुराने उधार और ब्याज को चुकाने में इस्तेमाल किया। तो क्या इससे हमारे देश, हमारे राज्य बिहार के डेवलपमेंट बढ़ जाएगा? 15% से आप डेवलपमेंट कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है स्थिति बिहार की। अब मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों जॉब के बारे में कि जॉब की स्थिति क्या है बिहार में। तो नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार अगर मैं बात करूं जॉब की स्थिति, तो नेशनल सैंपल सर्वे के अनुसार क्या स्थिति रहा बिहार में, उसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। तो नेशनल सैंपल सर्वे के हिसाब से बिहार में बेरोजगारी चरम सीमा पे है दोस्तों। कैसे चरम सीमा पे है? 87% वर्कर्स जो बिहार के हैं उनके पास ना तो रेगुलर जॉब है, ना कोई सैलरी है। ना तो रेगुलर जॉब है, ना कोई सैलरी है। तो क्या इससे बिहार की एम्प्लॉयमेंट अच्छी है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। और अगर मैं बात करूं बिहार के एम्प्लॉयमेंट की स्थिति के बारे में, तो वो स्थिति ये रही कि 2019 फरवरी में जो स्थिति बनी रही बिहार की, वो डबल डिजिट में रही। और उसके बाद इसी साल 2020 में मई में वो अनएम्प्लॉयमेंट 46.6% रहा, जो कि बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। किसी भी कंट्री में इतना अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। 46.6%, जो कि बहुत बड़ा डेटा है। फिर उसके बाद हुआ क्या? अब अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं, खर्चा करने के लिए पैसे नहीं। तो उसकी वजह से सुसाइड कितना हुआ? उसकी वजह से जो सुसाइड है, सुसाइड अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से वो 438% बढ़ा है दोस्तों 2015 के बाद। 438%, ये बिहार की दुर्भाग्य है। फिर अब मैं छठे कंटेक्स्ट में अगर बात करूं, तो छठे कंटेक्स्ट में अगर बात की जाए तो मैं बात करना चाहूँगा बिहार में जो एग्रीकल्चरल, जो किसान भाई लोग हैं, उनके साथ उनकी स्थिति क्या है? तो उनकी भी स्थिति अच्छी नहीं है। जबकि बिहार को बोला जाता है कि बिहार एक कृषि राज्य है, कृषि में अग्रणी भी है, लेकिन नहीं, ऐसी स्थिति नहीं है। इसकी स्थिति बद से बदतर है। बिहार में लोवेस्ट एग्रीकल्चरल जो मंथली इनकम है एग्रीकल्चरल पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड, वो सबसे लोवेस्ट है इंडिया भर में। और वो मंथली इनकम पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड 3558 रुपया है। जबकि अगर इसको मैं बात करूँ देश के लेवल पे, तो पर एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड 6426 रुपया है दोस्तों, लगभग डबल। ये स्थिति है बिहार की। इसमें बिहार में 86% से ज़्यादा मार्जिनल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड जो हैं, मार्जिनल एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड वो 86% से ज़्यादा हैं जिनके ऊपर कर्ज है दोस्तों, वो कर्ज में डूबे हुए हैं। अगर मैं बात करूं देश के एवरेज लेवल की बात, तो 63.6% है।
कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है, मीन्स 23% ज़्यादा है ये डेटा उससे। ये है स्थिति बिहार की। बिहार में अगर बात की जाए कि एग्रीकल्चरल ग्रोथ रेट क्या रहा, तो एग्रीकल्चरल अगर ग्रोथ रेट की मैं बात करूँ 2018-19 के लिए, तो केवल और केवल 0.6% से वो ग्रोथ हुआ है एग्रीकल्चर, केवल 0.6 और 0.6% से। और क्रॉप्स रिकॉर्ड की अगर बात करूँ, क्रॉप्स कितना परसेंट, तो क्रॉप्स का ग्रोथ नहीं, निगेटिव ग्रोथ कितना, 3.9%। तो ऐसी स्थिति है बिहार की। अब मैं बात करूँगा कि क्राइम रेट क्या है बिहार में। अब क्राइम रेट किस हिसाब से कितनी तेज़ी से क्राइम बढ़ा है, मैं उसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो अगर स्थिति देखी जाए बिहार में क्राइम की, बद से बदतर है। बद से बदतर कैसे? बिहार में क्राइम की स्थिति बद से बदतर ऐसे है कि यहाँ पे 2010 से अगर मैं बात करूँ 2019 के बीच, तो क्राइम बिहार में डबल हो गया है, लगभग डबल। और बिहार का रैंक दूसरा है पूरे देश में, किसमें? वायलेंस क्राइम में। बहुत ही भयावह स्थिति है। अगर मैं बात करूं कि महिलाओं के खिलाफ क्राइम कितना बढ़ा है 17 से 19 के बीच में, केवल महज 2 सालों में कितना बढ़ा है, 2 या 3 साल आप बोल लीजिए, 26%। चिल्ड्रेन, बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम कितनी बढ़ी है, तो वह है 73% बच्चों के अगेंस्ट में क्राइम बढ़ा है। बिहार में आज भी भयावह स्थिति है। पहले तो कुछ ज़्यादा ही होता था 80 और 90 के दशक में, कि बच्चों को किडनैप करके, माइनर्स को किडनैप करके उनकी ज़बरदस्ती शादी कराई जाती थी, जिसको बोला जाता था फोर्स्ड चाइल्ड मैरिज। तो अभी भी इन 2 सालों में 17 से 19 के बीच में 12 से ज़्यादा बच्चों को, माइनर्स को किडनैप करके उनकी ज़बरदस्ती शादी कराई गई है। तो ऐसी स्थिति जो है वो बिहार में है। अब मैं बात करने वाला हूँ उस सेक्टर के बारे में जो कि बिहार सरकार को फंड मिलता है और वो फंड का यूटिलाइजेशन कैसे करती है उसके बारे में। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। होता क्या है कि बिहार सरकार को या हर स्टेट के सरकार को कुछ फंड एलोकेट होता है। वो फंड कैसे इनको खर्च करने हैं, वो फंड को खर्च करना ही करना होता है, लेकिन बिहार सरकार कैसे करती है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों, निर्भया फंड के अंतर्गत बिहार सरकार को काफ़ी पैसे एलोकेट हुए थे, लेकिन ये सरकार जून 2019 तक उसमें से एक भी रुपया खर्च नहीं की है। लेकिन आफ्टर सम क्रिटिसिज्म, कुछ क्रिटिसिज्म के बाद होता क्या है कि वो उसमें से कुछ पैसे सैंक्शन करती है खर्च करने के लिए। उसके बावजूद भी 59% पैसे बिना खर्च किए रह जाते हैं। ये स्थिति केवल इसी फंड में नहीं है, ये स्थिति और भी फंड में है। जैसे रास्ते बनाने हैं उसके लिए फ़ंड पास हुआ, जिला है उसमें कुछ डेवलपमेंट करने हैं उसके लिए फ़ंड पास होता है, कोई भी डेवलपमेंट है जैसे रोड ख़राब है उसको बनवाना हो गया, लोगों के कच्चे मकान है पक्का मकान बनवाना है उसके लिए फ़ंड एलोकेट होता है। तो ये सारे के सारे पैसे धरे धराए रह जाते हैं उस मंत्री के अकाउंट में, उस एमएलए के अकाउंट में, और वो पैसे वापस रिटर्न हो जाते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति से बिहार का डेवलपमेंट हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हमें इसके लिए सख्त कदम उठाना चाहिए और अपने सरकार से पूछना चाहिए कि हमारे जो भी प्रोपेगेंडा आप इलेक्शन के टाइम में हमारे लिए वादे किए थे डेवलपमेंट के, वो कहाँ हैं। अब मैं बात करूँगा 10वें लेवल पे किडनैपिंग के बारे में कि बिहार में क्या स्थिति रही किडनैपिंग जब हमारी नीतीश जी की सरकार बीजेपी के साथ एनडीए अलायंस में, उसकी क्या स्थिति रही उसके बारे में। तो आप जो स्थिति देखेंगे, जो डेटा देखेंगे, तो आप बोलेंगे कि ये किडनैपिंग राज बन गया। पिछले 10 सालों में, 15 सालों में ये किडनैपिंग राज बन गया है। कैसे किडनैपिंग राज? और इससे ज़्यादा मैं क्या ही बोलूँ। 391% किडनैपिंग का केसेज
2005 से लेके 2019 के बीच में बढ़ा है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारी देश की कुछ संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं, जो कि ये डेटा रिलीज करती हैं। ये स्थिति है बिहार की। दोस्तों, अगर मैं बात करूं बिहार में माइग्रेंट्स लेबर को लेके, तो माइग्रेंट्स लेबर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरा 11वां पॉइंट है। इसमें क्या स्थिति बनी हुई है? हमारे बिहार के सीएम माइग्रेंट्स लेबर को ये बताते हैं, माइग्रेंट्स लेबर्स को निराशा ही हाथ लगी। क्यों? उन्होंने बोला कि एम्प्लॉयमेंट और बेसिक नेसेसिटीज़ या नेसेसरी जो भी हैं उसे हम पूरा करेंगे अपने बिहार में ही ये मैं इंडस्ट्रीज़ बनाऊंगा, बिहार में ही वो सारी सुविधाएं खुलेंगी जिसकी वजह से यहाँ के माइग्रेंट्स लेबर को बाहर ना जाना पड़े। लेकिन वो स्थिति नहीं है। बिहार के माइग्रेंट्स लेबरर्स को, माइग्रेंट्स वर्कर्स को निराशा हाथ लगी और कुछ नहीं। बिहार गवर्नमेंट बोलती है कि हम जॉब कार्ड और नया इशू करेंगे। ये हमारा एक मुद्दा है। इसमें लिखा हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट जॉब कार्ड इशू करेगी, और वो जॉब कार्ड इशू करेगी जिससे कि लोगों को वर्क मिल सके काम करने के लिए। लेकिन स्थिति ये है, जबकि सच्चाई ये है कि मौजूदा कार्ड होल्डर्स के पास कोई भी काम नहीं है। तो नया जॉब कार्ड्स इशू करने से क्या काम मिल जाएगा? वो केवल और केवल एक डेटा जो कि लोगों को बेवकूफ़ भरमाया जा सके, उसके लिए ये लोग जॉब कार्ड रिलीज करेंगे और बोलेंगे कि हाँ, हमने इतनों को जॉब दिया, हमने उतनों को जॉब दिया। ये स्थिति है बिहार में। अगर मैं बात करूं मनरेगा के तहत काम करने वाले वर्कर्स के बारे में, तो मनरेगा के तहत काम करने वाले वर्कर्स जो हैं बिहार में 2.5 करोड़ वर्कर्स रजिस्टर्ड है मनरेगा के तहत। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जिसमें से केवल 4788 हाउस होल्ड्स ऐसे हैं जो कंप्लीट करते हैं वर्क को। कैसे कंप्लीट करते हैं? मनरेगा में एक एक्ट है जिसके अंतर्गत साल भर में कम से कम 100 दिन की वर्क गारंटी करता है वो वर्कर्स को, और उसमें से 2.5 करोड़ में से केवल 4788 करोड़ हाउस होल्ड ही 100 दिन कंप्लीट कर पाए हैं। तो ये स्थिति है बिहार की। बिहार में और भी तमाम समस्याएं हैं। जैसे मैं बात करूं बिहार में बाढ़ स्थिति के बारे में। बाढ़ स्थिति हर साल आती है, लेकिन कोई भी उसका देखने और सुनने वाला बंदा नहीं है। कोई डैम नहीं बनाया जा रहा है, जबकि बिहार में तमाम नदियाँ बिहार से होके गुजरती हैं, लेकिन कोई उस पर डैम नहीं बना रहा है। फ्लड आते हैं हर साल, हैवॉक डिजास्टर्स आता है, तबाही मचा के रख देता है नेचुरल डिजास्टर्स जो भी हैं उसकी वजह से। हमारे पेंडेमिक है, उसको लेके अगर मैं बात करूं, नेचुरल कैलमिटीज जो हैं ये सारी स्थिति बिहार की स्थिति को बद से बदतर बना देती हैं दोस्तों। तो इसमें होता क्या है, इसमें ये स्थिति है आज कि यहाँ पे आबादी मर रही है। अभी कोरोना काल है, कोरोना काल में सारे दुकानें बंद थीं, सब चीज़ इकोनॉमिक डाउन था, लेकिन इसी कोरोना काल में इन्हें इलेक्शन कराना है, और उस इलेक्शन का डेट पहले से ही फिक्स है। इस दिन होगा इलेक्शन, 10 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा नवंबर में। तो इनको सरकार बनाने से मतलब है। हमारी वहाँ के पब्लिक, आवाम, वहाँ के लोग जो मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, जिनके पास काम नहीं है, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, उसको कोई भी बंदा ध्यान में नहीं रख रहा है। केवल इस सरकार को अपने जेब भरने से मतलब है। क्या यही सुशासन की सरकार है? क्या यही तरक्की की सरकार है? बिल्कुल नहीं है। अगर मैं दोस्तों बात करूं जस्ट पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, हरियाणा, यहाँ पे क्या है? यहाँ की स्थिति, हरियाणा की स्थिति क्या है? यहाँ पे इंटरकनेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स बस सर्विस है, जो कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने के लिए सरकारी बसें चलाई जाती हैं। फेयर बहुत ही कम होता है, नॉमिनल होता है एकदम, जो कि हर बंदा एफर्ट कर सकता है।
टाइम की खपत बिल्कुल नहीं होना है। आपको हर 15-20 मिनट पे एक ज़िले से दूसरे ज़िले जाने के लिए वहाँ बस मिलती हैं। वहाँ की रोडवेज अच्छी हैं, रोडवेज बस चलती हैं, लेकिन बिहार में वो भी स्थिति नहीं है, रोडवेज बस भी नहीं है बिहार में। तो मैं क्या बोलूँ इसके बारे में, आप बेहतर समझ सकते हैं कि बिहार की स्थिति कितनी गंभीर है और यहाँ पे ज़रूरत है बदलाव की, यहाँ पे ज़रूरत है बदलाव की। बिहार के स्टूडेंट, बिहार के युवा पढ़ने में कमज़ोर नहीं होते हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, उनको वैकेंसी की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूं 2014 में आया था एसएससी की वैकेंसी, जो कि आज तक क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद इंस्पेक्टर एसआई की वैकेंसी आती है, जो कि कभी क्लियर नहीं किए जाते हैं, पेपर लीक हो जाते हैं। तो ये स्थिति है बिहार की। तो क्या दोस्तों इसी को मैं बोलूं कि ये सुशासन और तरक्की की सरकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद। आप अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। थैंक यू।